बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और आज हम बड़ी ख़ास जगह मौजूद हैं जिसे कहते हैं तारीख रोड। ये पाकिस्तान का दिल है और यहाँ बड़े बड़े सनअतकार तजारती मरकज़ में यहाँ ख़रीदारी के लिए आते हैं, बल्कि यहाँ पर सनअतकारों की जो प्रोडक्ट है वो भी यहाँ फ़रोख्त होती है। इसके अलावा यहाँ पर अभी बताते चलूँ कि लॉकडाउन कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी आ चुकी है और दूसरी लहर के अंदर यहाँ कारोबार बड़ा मुतासिर रहा। इसी हवाले से हमारी बात होगी तारीख रोड ट्रेडर्स अलायंस के चेयरमैन इलियास मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद है और रमज़ान मुबारक की आमद का भी सिलसिला होने वाला है। इसी हवाले से बात करेंगे क्योंकि तीसरी लहर में कहा जा रहा है कि शायद लॉकडाउन लगाया जाए और ताजिरों को एक बार फिर मुश्किलात का सामना करना पड़े। इलियास मेमन साहब अस्सलाम वालेकुम। इलियास भाई ये बताइएगा कि अभी कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ चुकी है और कहा जाता है कि लॉकडाउन शायद लगा दिया जाए तो ताजिरों को एक बार फिर नुकसान से हाथ धोना पड़ेगा, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, तीसरी लहर कराची में इतना नहीं है, मतलब अभी जैसे लालू खेत में या दूसरी जगह लॉकडाउन में इसके मैक्रो डाइट लॉकडाउन लगाया हुआ इन्होंने, देखिए इतनी लहर कम। हमारे ऑलमोस्ट सुबह PCR टेस्ट वगैरह टेस्ट होते, इतने टेस्ट नहीं, कम टेस्ट है। मैं मानता हूँ कोरोना है पंजाब में वगैरह ज़्यादा है या कम है, लेकिन लॉकडाउन लगाने से फिर ताज़ी बिरादरी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वैसे ही ताज़ी बिरादरी 2020 से 2021 आ गया, तबाह बर्बाद है। अभी भी कारोबार 35 से 40% कारोबार अभी भी कारोबार नहीं है। आप देखिए, आप खूब तारीख रोड पर घूम रहे, तारीख रोड पर देखें तारीख रोड की कारोबार की क्या पोजीशन है। इतनी बुरी पोजीशन है कि पूछो मत। मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन लगाएंगे। चले टाइमिंग क्या 10 बजे का टाइम है, या मतलब हम जो SOP का ख्याल रखते हैं, SOP का तो 0% भी नहीं है। ना सिंध गवर्नमेंट कर रही है, ना वफाक गवर्नमेंट कर रही है। जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, तकरीर हो रही है, कोई भी मास्क नहीं पहन रहा। सिर्फ ताजी बिरादरी की पतली गर्दन है, वही उसको मास्क का प्रेशर दिलवाते। हम मानते हैं कि कोरोना है और उसको करना चाहिए एहतियात, लेकिन पहले जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वाले आते हैं या उसको कोरोना वायरस की चेकिंग करने आते हैं, पहले यूनियन वाले से मुलाकात करें, यूनियन वाले से बैठ के बात करें, फिर इसके बाद वो आप कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के दौरान कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं लगाया जाए, तो क्या समझते हैं कि सिंध हुकूमत की वादों पे आपको एतबार है? वो जब वादा करते हो तो मुकर जाते हैं। देखिए आज तो क्या आप समझते हैं? देखिए आज मज़ारात वगैरह इन्होंने खोल दिया, मज़ारात वगैरह आपके सामने SOP के वजह खोल दिए। स्कूल वगैरह भी ये बंद नहीं कर रहे हैं SOP के कारण। मैं मानता हूँ SOP का ख्याल रखें और तमाम पूरे सिंध के, चाहे सिंध गवर्नमेंट चाहे कोई वफाक गवर्नमेंट हो, SOP को ख्याल करना चाहिए। SOP को ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। अगर SOP को ख्याल करने के लिए मार्केट बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट को बंद करेंगे तो इसमें क्या होगा, नुकसान ताज़ी बार नुकसान होगा, लोग परेशान हो जाएंगे। पिछली मरतबा जब रमज़ान में लॉकडाउन हुआ था, लोग बेरोजगार हो, लोगों को तनख्वाही नहीं लगाई थी। अभी तक लोगों को तनख्वाही नहीं मिली हुई है, अभी तक लोग परेशान थे। अगर लॉकडाउन लगेगा तो ज़्यादा परेशान हो जाएंगे ये। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि तारीख रोड एक बड़ा सनती इलाका है और बड़ा तिजारती मरकज़ है और इसके अलावा दीगर तिजारती मरकज़ भी है, वहाँ कारोबार नहीं है, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, कईयों पे कर्जे चढ़े हुए। जो 2020 में जो लॉकडाउन लगा था और उसमें कोरोना के हवाले से तो कई लोग जो है उस वक्त कर्ज में मुब्तला है। तो क्या कोई ऐसी स्कीम है वफाक और सिंध की हुकूमत से कि उनके कर्जे उतारे जाएँ? कोई स्कीम नहीं है। इन्होंने कहा तो रिलीफ देंगे, स्कीम देंगे, पैसे देंगे, बैंक से कर्जा दिलवाएंगे, बिला सूद को दिलवाएंगे। 1% भी नहीं, ना वफाक ने करा, ना सूबाई गवर्नमेंट ने करा, कुछ भी नहीं। कोई बस हम तमाम जितनी ताज़ी बिरादरी सब ने आवाज़ लगाई है, किसी ने भी इस बात को इस कान से निकाल दिया। 12-12 हज़ार में गवर्नमेंट ने से वफाक ने दिए थे पैसे, वो गरीब आदमी को मिले थे, उस पर पॉलिसी पे थे। हमारे सिंध हमने तो कहा था आप बिला सूद कर्जा दें, हम गारंटी देंगे, सबको दें, कुछ भी नहीं हुआ। कोई ऐसी बात भी इस कान से उस कान से निकाल दिया, ना सिंधिया ने ना वफाक नहीं करा, सब खामोश होकर बैठे हुए हैं। इलियास साहब, अभी देखने में रमज़ान मुबारक की आमद का भी सिलसिला है, तो चीनी, घी, दाल और दीगर अशिया पर जो है इस वक्त कीमतें बढ़ा दी गई हैं। वफाक की सिंध हुकूमत कहती थी कि गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, तो इस वक्त तो महंगाई का एक पहाड़ जो है गरीब आवाम पर है, तो कैसे रिलीफ मिला गवर्नमेंट की तरफ से? ठीक है, 18वीं तरमीम के बाद इस सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि सिंध गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइस पे कंट्रोल करे। घी महंगा, दाल, आटा महंगा, घी सब कुछ महंगा है, फ्रूट भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा होगा। इस पर सिंध गवर्नमेंट वफाक नहीं कर सकती। सिंध गवर्नमेंट यहाँ के हमने कमिश्नर से तकरीबन 1.5 महीने पहले मुलाकात मेरी नवीद साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने खुद ने कहा था हम प्राइस पे कंट्रोल करेंगे, हमको देखेंगे। दूध 130 रुपये, दही 200 रुपये किलो, हर चीज़ महंगी है। ये वो तो खरीद से कोई आहार आप जिसके 25-50 तक वो भी नहीं खरीद सकता, वो भी प्रॉब्लम के अंदर है। लेकिन इनको कंट्रोल, कमिश्नर कराची साहब तो बार बार कहते हैं कि दूध की कीमतों में कमी की जाएगी, मगर दूध तो वही महंगे बिक रहा है। ये कह रहे हैं कि 94 रुपये दूध की कीमत है, 130
130 रुपये, कहीं 140, 130 रुपये बिक रहा है। ये बहुत बड़ा मसले वाली बात है। गौर कराची कमीशन, डिप्टी एसोसिएशन कमीशन जितने भी बैठे हुए हैं, इनको प्राइस पे कंट्रोल करना चाहिए। गरीब ये आते भी नहीं है, आएंगे कहाँ? हमारे एसओपी चेक करने के लिए, कौन सा मास्क पहना हुआ क्या नहीं, उसको चेक करने, इस पे नहीं आएंगे। कहाँ जुर्मान 50,000 लाख जुर्मान, उस पर नहीं करेंगे। इनको करना चाहिए। देखो, सिंध गवर्नमेंट को, सिंध वजीर आला को सोचना चाहिए, कराची कमिश्नर को सोचना चाहिए, डिप्टी कमिश्नर को सोचना चाहिए, एसोसिएशन कमिश्नर को सोचना चाहिए। 15 रुपये की रोटी मिल रही है, कहाँ से गरीब आदमी खरीदे, कहाँ से खाएगा, कहाँ से कर सकता है? अभी बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं, बिजली के दाम तबाही से बचने, 35-40% बिजली के दाम बढ़ने वाले, कहाँ से बिजली का बिल भरेगा आप बताइए? हमारे मॉल का बिल 7 लाख 8 लाख रुपए का आना शुरू हो गया, कहाँ से रमजान में और ज़्यादा बिल आएगा? ये कहाँ से आदमी भरेगा? आदमी जब आप लोग लाखों रुपए का टैक्स अदा करते हो तो इसके बावजूद भी हुकूमत तुम्हारी फरियाद क्यों नहीं सुनती? भाई ये सोतेरी माँ है, कराची को सोतेरी माँ समझा हुआ है सब ने, वफाक ने भी और सिंध गवर्नमेंट भी। 95% सिंध गवर्नमेंट जहाँ से टैक्स लेती है, 70% टैक्स वफाक लेती है। इनके जो MP वगैरह जीते हुए, जितने जीते हुए यहाँ के MNA जीते हुए 15-16, ये फोकट में जीते हुए इनको 1 रुपये की भी तमन्ना लालच नहीं है इनको। अगर कराची के लिए काम नहीं करेंगे तो ये आइंदा जीतेंगे नहीं। नवाज इमरान खान ने 11 अरब खरब रुपए का जो पैकेज दिया, तो कहाँ है पैकेज? वो रोड टूटी हुई, सड़कें टूटी, सब कुछ टूटा हुआ, कोई निज़ाम सही नहीं है, ट्रैफिक जाम है, इतने लोग परेशान है को पूछो मत कि आदमी कहाँ जाए। और गरीब आदमी तो सब, जिसकी 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो कहाँ जाएगा मुझे बता दें। जो आज अगर 50,000 तनख्वाह, वो भी पूरा नहीं कर पाएगा इस वक्त मेरे भाई। रमज़ान में आपके डबल खर्चे बढ़ जाते हैं, आपकी अफ्तारी वगैरह नहीं कहाँ से करेगा? वो बहुत मुश्किल काम है। अगर गवर्नमेंट नहीं सोचेगी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, ये बताइए, रमज़ान मुबारक के अंदर जो आपके यहाँ कुछ पतारे भी लगा करते थे, तो क्या वो लगेंगे या सिर्फ अभी SOP का ख्याल करते हुए नहीं लगेंगे? देखिए, मेरे पथारे मेरे भाई तो जो पुलिस वाले और KMC जाने वो पथारे लगाते, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं। हम तो पुलिस वाले तो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं यहाँ पर। इज्जत करने वाली बात ही, हम तो इस बारे में मेरे भाई देखे, मेरी जब तक KMC पुलिस नहीं चाहेगी तो पथारे नहीं लेंगे, वो चाहेगी तो पथारे लेंगे। मैं आपको खुल के बात बोल रहा हूँ। इनको सब पता है कि कितने पैसे लेते हैं, क्या नहीं, हर चीज़ को मालूम है। इसके बगैर लग नहीं सकता। आप कल इसको पाबंद कर दें, एसएड से IGC जो DIG पाबंद कर दें, कोई इस इलाके में पथारे उस HO को मुअत्तल कर दूंगा। देखें कैसे पथारे लगते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो 50,000 रुपये का एक सिलसिला था, शब्बर दीदी साहब साबिक FBI के चेयरमैन थे, और जो 50,000 रुपये की खरीदारी पर जो टैक्स लगाया गया था, और आप लोगों ने ज़बरदस्त मुजाहरे भी किए थे, एहतजाज भी किया था, वो तो किसी काम नहीं आया। टैक्स तो आप पर लदा हुआ है, शब्बर दे दी चले गए, टैक्स अभी तक नाफिज। वो ऐसे कैसे, उस पर अभी भी काम नहीं हो रहा, लेकिन अल्लाह ताला चला रहा है इस मुल्क को। वफाक या सूबाई गवर्नमेंट टैक्स में, बैंक में टैक्स देते, उसमें कोई आम पब्लिक भी इस पर नहीं देख रही, पब्लिक आवाम भी, वफाक भी और सूबाई गवर्नमेंट इस पर खामोश बैठी हुई है इसको। तो ऐसी क्या वजह कि आप लोग एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? खराब कितना बोला सब्र ज़ेदी को, जितना मैंने सुना है पूछो मत, तो सीट से उठ के भाग गया, तो अपने बाल नोचने शुरू कर दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? इतनी मैंने बात करी थी मुंह पे, उसके मुंह पर। गवर्नर हाउस से मीटिंग थी, हमने बहुत सुनाया था उसको। मैंने तो, मेरे भाई कोई मुखलिस नहीं है जब तक ईमानदार क़यादत नहीं आएगी, जब तक ये मसला नहीं होगा। आपस में आप देखें, ये आजकल जो नैब के केस वगैरह चल रहे हैं, नैब का बार्गिंग करके दोबारा उसी सीट पे, वो डबल सीट पे बैठे, इससे क्या फ़ायदा? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस नहीं ले रही है इसको। गवर्नमेंट या वफाकी हुकूमत कोई काम नहीं करती, तो आपकी कई तंजीमें बनी है और धड़े बने हुए, तो जब वो अलग अलग है तो गवर्नमेंट आपकी क्यों सुनेगी? जब वो एक नहीं है, वो तो मैं तो आपकी बात है 100% सही बात है। 1000 या 720 यूनियन, डबल यूनियन, हर गली हर कूचे में यूनियन बनी हुई है। हर अपनी आपकी लीडरी छाप रहा है, कोई मुखलिस नहीं है, सब अपनी जेब भरने के लगे हुए हैं। मैं इसी बात नहीं कर, यूनियन आपकी हो या हमें तो 1 रुपये की लालच, हम ताई दो 1 रुपये की लालच नहीं, 1 रुपये की तमन्ना नहीं है। चाहे विश मॉल जो किसी के अंदर, हम अपनी खिदमत करेगा, नहीं खिदमत के सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, तो इससे आपका आदमी है। मगर जब ताजिरों को जब इजलास होता है, वफाकी और तीन हुकूमत के वज़रा या कोई भी उनका आला काम बुलाते हैं, तो आप लोग वहाँ एक टाई लगा के जाते हैं, कोई सूट पहना होता है, कोई कलर वाले कपड़े पहन के जाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। तो वहाँ छोटे ताजिरों की तो कोई बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात और तस्वीर बना के आ जाते हैं। ऐसी क्या वजह? आपने बहुत अच्छी बात की। हमने जो वज़ीर आला से मीटिंग करी, गवर्नर से मीटिंग करी, चीफ मिनिस्टर से मीटिंग करी, सईद गनी से नासिर से मीटिंग करी, हमने तो खुल के बोला। अंदर जाकर उनके सामने वाह वाह करते हैं, बाहर जाकर कुछ बोलते हैं। ये बात सही बात है,
दोगले हैं, मैं खुद मानता हूँ, लेकिन ताजिर बिरादरी को भी सोचना चाहिए कि हम जिनके लीडर बने हुए, जिनकी बातें करते हैं, कोई भी हो, मेरे समेत भी हो, इनको बैठ के बात करना चाहिए, समझ और दबंग बात करनी चाहिए, आंखों में आंखें ताकत बती। जैसे सिराज कासिम के लिए कराची का आवाज़, इनको भी कराची का आवाज़ उठाना चाहिए और कराची की आवाज़ उठनी चाहिए। छोटा ताज जो मीडिया कुछ भी है, हमें मरना जीना कराची के अंदर, हमें कराची से बाहर नहीं जाना है। कराची के आवाज़ अगर पूरी चादी में नहीं उठाएगी तो इससे बहुत बड़ा मसला होगा। आपने सिराज कासिम तेली साहब की बात की और ज़बरदस्त लीडर थे, वो छोटे ताजिरों के लिए बात किया करते थे, तो ऐसा क्यों नहीं है कि आप छोटे ताजिरों में भी कोई एक सिराज कासिम तेली बनकर आए और सिंध हुकूमत की आंखों में आंख डाल के बात करें? तो ऐसा कोई नजर आ रहा है आपको या नहीं? मेरे भाई यहाँ पे काली भेड़ें बहुत सारी हैं, क्या बात करेंगी 2 मिनट में। वहाँ की जब एक आदमी को मीटिंग बुलाएंगे तो बोला सबसे आगे बैठेंगे, सबसे पहले आगे मैं बैठूँ, वो पीछे बैठे, मैं आगे सीट पे बोल, मेरा कैमरा मेरे सामने हो। यहाँ तक तो ये वाली बात है, मेरी तस्वीर इसमें नहीं है, मेरी तस्वीर इसकी नहीं, मुझे आगे नहीं, मुझे पीछे बैठा है, ये बहुत मुश्किल बात है। तो आपस में आप देखिए, आपके तो कई तंजीमें बनी हुई है, कोई फला तंजीम है, कोई फला तंजीम का लीडर है, कोई कहता है मेरे पास 400 मार्केटें हैं, कोई कह रहा है 300 मार्केटें हैं, कोई 200 मार्केट है। और जब हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आती है तो कोई ताजिर अगर कह दे कि मैं अपनी मार्केट बंद करा दूंगा, तो मुझे नजर आता है कि वो तो नजर ही नहीं आ रही। कोई तो भी ऐसा लीडर कैसा है? कोई भी नहीं करा सकता। कोई बड़े बड़े लीडर तो कहते हैं मैं वो कराची का पूरा लीडर हूँ, कराची का फलाना इत्यादि, कोई भी लीडर नहीं है, वो अपनी मार्केट नहीं बंद करा सकते। मैं आपको 100% कहता हूँ, 100%। यहाँ पे तो बड़ा मसला के अंदर है, दुकानदार अब ये समझते हैं हम जो काम कर रहे हैं ना, कल ये काम कर रहे हैं, ये हमारे ठीक, मतलब ये हम इनके पीछे, भाई कुछ भी नहीं है। आप जब तक कुछ बैठ के नहीं करो, दुकान ताजी बरादी लीडरों का साथ नहीं, तो कोई दुकानदार साथ भी नहीं देगा। अच्छा इलियास साहब, बात तुम कर रहे थे छोटे ताजिरों के लिए, IMF ने पाकिस्तान को कर्जा जो उसके मुताबिक ये मुल्क चल रहा है, तो आप क्या समझते हो कि IMF हमारे मुल्क पे काबिज हो चुका है? 100%। IMF को चुंगल में फंसे हुए, ये बिजली के पैसे कौन बढ़ा? IMF बढ़ा रहा है, महंगाई को IMF की वजह से हो रही है, अभी नया कर्जा मिलने वाला है, ये सब IMF की वजह से हो रही है। ये क्या मसले वाली है? अभी बिजली के पैसे बढ़ेंगे ये, या 5 रुपये 6 रुपये, इन्होंने क्या समझे? IMF प्रेशर डाले, सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, IMF की वजह से हो रहा है सब ये IMF के तो जो गुलाम बैठे हुए, और क्या है? IMF कर्जे में सब फंसे हुए, सब पैसे ले रही है। छोड़ दे IMF कर्जा ना ले, कहना हम नहीं जाएंगे तो हमारी मैशियत बढ़ जाएगी, हम डिफॉल्टर हो जाएंगे, फलाना हो जाएंगे। भाई बहुत मुश्किल काम है। ये तो इस्लाम हमारा ईमान है, हमारे ईमान को मजबूत करें। हम कट्टर मुसलमान आदमी है, सूद से बचे, सब कुछ अल्लाह पाक खुद ब खुद बरकत दे सकता है इसके अंदर। तो इलियास साहब, तकम बैंक की जितना भी कारोबार है वो तो सूद पे मुबनी है, तो आप कह रहे हैं अगर सूद से हम बालातर हो जाए तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर करने वाले कर सकते हैं, हिम्मत करें तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। सबको सोच हो सकता है, अपनी विल तो पैदा करें, अपनी मजबूती तो पैदा करें, सब कुछ कर सकते। आप सूद पे पैसे लेंगे, आप तबाह बर्बाद, हम समझते हैं हमारे जैसे छोटा आदमी है, या आप समझते हैं मैं सूद पे पैसे लूँगा तो तबाह, अल्लाह से जंग है, तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। बड़े बड़े इस्लामी लीडर बैठे हुए हैं, बड़े बड़ी सीटों में बैठे, वो नहीं बशरानदी करते हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वाली बात उनको सोचना चाहिए। क्या इमरान खान की हुकूमत में बड़े बड़े लीडर नहीं बैठे हुए? मौलवी साहब नहीं बैठे हुए क्या? उनको नहीं पता क्या? वफाक के अंदर सूबाई में नहीं बैठे हुए क्या? इनको नहीं पता क्या? ये क्या यानी कि इनको हर चीज़ को पता है। इनको खुद को सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचेंगे तो मुल्क तबाह बर्बाद क्यों? इसलिए तबाह बर्बाद है। अगर एक नुक्ते पर आ जाए ना, हमें सूद की जंग, अल्लाह से जंग है, ये खुद ब खुद बरकत हो जाएगी। है अच्छा ये बताइएगा कि अभी चंद रोज़ पहले एक ताजिर तंजीम ने बिला सूद कर्जा स्कीम निकाली है, और जो छोटे बड़े ताजिर हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो ताजिर बारिशों के दौरान तबाह हुए, उनको 2 लाख 3 लाख का कर्जा दे रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि दीगर तंजीमों को भी एक इक़दाम उठाना चाहिए? बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं नाम भी सजील साहब ने बहुत अच्छा काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है, मैं मानता हूँ। मैं बेचारा मुखलिस आदमी मेहनत कर रहा है, अल्लाह पाक उसको हिम्मत दे, और ताजी तरफ और ताजी जमीनों ये काम करना चाहिए, वेलफेयर काम करना चाहिए, अल्लाह बरकत दे। लेकिन बहुत मुश्किल काम है। हम भी अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी चलाते हैं। कोविड की वजह से हमें कितने प्रॉब्लम मालूम, फंडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। रमज़ान आ रहा है, अब राशन बांटा, एक राशन में 1100-1200 रुपये का राशन में फ़र्क आ गया। हम बोरा बनाते थे, 1100 रुपये का फ़र्क, आटा महंगा, तिल में चीनी महंगी, सब कुछ महंगा हो गया है। छोटे पैकेट में 600 रुपये का, 700 रुपये का, बड़े पैकेट 1000-1200 रुपये का फ़र्क आ गया। तो आप खुद सोचते कितनी महंगाई हो गई है। ये सबने आंखों में काली पट्टी बांधी, किसी को नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। इनको खुद को सोचना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को, वफाक को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी किस तरह पूरा करेगा। बड़ी बड़ी लाइन क्रूजर गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियाँ तो चला रहे हैं, जाए ना चिंची रिक्शे में जाए तो मालूम दूंगा कि वाकई में ये काम कर रही है। अच्छा इलियास भाई, ये बताइएगा कि हमने देखा कि हमारे यहाँ कुछ NGOs हैं जो लोगों को भिखारी बना रही हैं। मिसाल के तौर पे ये मुख्तलिफ जगहों पे दस्तरखान से खाना खिलाया जा रहा है, तो ऐसे भी लोग हैं कि जो दस्तरखान पे आके बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं, पेट भरते हुए चले जाते हैं और पीछे बच्चों को भूखा मारते हैं।
तो क्या ऐसे दस्तरखान का खात्मा होना चाहिए? ये ऐसा भी दिख रही है तो बिक रही है, दिख रही है तो बिक रही है। राशन खाना पर्दे में इस हाथ में तो उस हाथ को पता ना चले। ये रोड चौराहे पे खाना खिला रहे, मैं इस चीज़ को नहीं बोलता इनको, बच्चे इनको पर्दे के अंदर बंद में खाना खिलाना चाहिए, किसी की वो ना हो। अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो अरे लिया तो मैं बैठा, अरे लिया तो सैलानी में खाना खा रहा है, ये इस फलाने में खाना है, फलानी चीज़ में खाना खा रहा है। लेकिन मसला क्या है, ये पर्दा होना चाहिए इसके अंदर। ये दिख रही है बिक रही राशन पुलों पे, ब्रिज पे, सबके सामने। हमने राशन करोड़ों रुपए का राशन बांटा है, हमने घरों पर जाकर बांटा है, हमने किसी को नहीं देखा है राशन को बांटने का। अभी भी राशन रमजान में हम खामोशी से बांटेंगे, घरों में जाकर बांटेंगे, पता भी नहीं चलता किस हाथ से दिया, उसको मालूम ही नहीं चलता। नहीं तो जो लोग दस्तरखान पे खाना खिला रहे तो बड़ी बड़ी तंजीम है, वो तो बड़ी बड़ी NGO है, उसमें तो कई ऐसे नामवर शख्सियत है जो जाके वहाँ देते हैं पैसा, तो उनको रुकना चाहिए ना। तो आप लोग ऐसे इस बारे में मुख्तलिफ NGO से राब्ते में रहते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कहते? सबसे राब्ते में सबसे ये वाली बात भी कहते हैं, मुंह पे कहते हैं ये वाली बात। मैंने कहा दिख रही है तो बिक रही है, यहाँ तक कहते हैं, जो मुंह पे कहते हैं। मैं डरने वाला आदमी साफ बोलते हैं। मैंने आप खामोश नहीं मानते, कहने नहीं है तो कहीं नहीं है। मैंने कहा आप पुराने दौर में चले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चले, किसी को पता नहीं था खाना गरीब आदमी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से, चुपचाप वैसे काफ़ी ऐसी वीडियो चली है, चुपचाप बाहर घर के काफ़ी कम वो रख देते हैं राशन वगैरह, पता नहीं कौन आया कौन नहीं। लेकिन यहाँ नहीं हो सकता, हमें पैसे इसकी वजह से मिलते हैं, हम जो दिखाते हैं इसी वजह से हमारे पैसे मिलते हैं। तो अल्लाह के बीच में उनके बीच में मामला है, कोई समझे नहीं समझ लगा, दीनदार आदमी, समझदार आदमी, सब पता है उनको, लेकिन इनको समझ में आती है। अच्छा लिहाजा ये बताइएगा कि मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ मार्केटों में इस वक्त पार्किंग का इशू उठा हुआ है कराची में, और आप एक ताजिर रहनुमा हो, तो क्या समझते हैं कि इन ताजिरों को कोई ना कोई पार्किंग के लिए जगह मुहैया करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी ट्रैफिक बड़ा जाम रहने लगा, तो आप क्या कहेंगे? देखिए हमारे मॉल में 200 गाड़ियों की पार्किंग है, नहीं खड़ी करते, हमारे दुकानदार भी नहीं खड़ी करते। 2000 पार्किंग के लेते हैं, 2000 पार्किंग इसलिए कि स्टाफ है, चौकीदार है, ड्राइवर है, सब आदमी रखे हुए हैं। लिफ्ट गाड़ी से लिफ्ट से उतरती है, एक गाड़ी पे 50 रुपये खर्चा आता है, 50-40 रुपये खर्चा आता है, तो बिजली का नहीं खड़ी करते। हालांकि 2000 में कुछ भी नहीं, पार्किंग खड़ी करे। पार्किंग लोग यहाँ बहुत सारे ऐसे नहीं खड़ी करते, रोडों पे खड़ी करते हैं, मजबूर है, वो पैसे देने नहीं जाते बस। और कुछ ऐसे दुकान, वैसे पार्किंग भी कुछ कैसे दुकान ये नाजायज पार्किंग आपने बना के दिया तो क्यों नहीं खड़ी करते? क्योंकि आप एक सदर है यहाँ पर, चेयरमैन है, तो आप क्यों पाबंदी करते? भाई अब जबरदस्त गन पाइन पे तो नहीं खड़ी करवाऊंगा ना मैं किसी से, अब गन पाइन पे तो नहीं बोलूंगा ना। आप तो ट्रैफिक जाम हो रहा है ना, ट्रैफिक जाम हो रहा है, ट्रैफिक को खुद को सोचना चाहिए, पुलिस वालों को, ट्रैफिक पुलिस वालों को सोचना चाहिए। और जो नाजायज पार्किंग यहाँ बनाई हुई है, नाजायज पार्किंग पैसे ले रहे हैं, ये इसको पता ही नहीं है लीगली अनलीगली, किसी को मालूम। डिप्टी कमिश्नर से पूछो, ये सब भत्ते जा रहे हैं इसमें पैसों के अंदर, सब मालूम, अपनी मर्जी से पैसे। क्या पता KMC की, आप कह रहे हैं ना, पूरे शहर में तो KMC पता ही नहीं है किसी को। KMC की गलियों कूचों में सब जगह पीछे भी ले आ गलियों सब कुछ, क्या पता। पर्ची तो दे रहे होंगे ना वो, पर्ची क्या दे रहे हैं, पर्ची छोड़ो यार, बस अब अल्लाह माफ़ करे। मैं तो ये जो शेख सिद्दीकी जमाने से जो कराची कमिश्नर थे, तो मैंने इतना बड़ा पार्किंग का इशू, अहमद चुनाई ने CPCLC की पार्किंग खोली थी सदर के अंदर, मैं सदर लाइन का सदर था, तो मैंने उसकी वो पार्किंग जब मैंने खोली थी, तो पार्किंग की बात करें तो मैंने उसकी पर्ची ले ली। मैंने जब शेख सिद्दीकी को मैंने बोला कि मैंने यार ये पार्किंग जो पैसे ले रहे हैं 50 रुपये गाड़ी के और 20 रुपये मोटरसाइकिल के, मैंने गलत कर रहे हैं, मैंने 20 रुपये गाड़ी के और 5 रुपये मोटरसाइकिल का होना चाहिए। अच्छा, शेख सिद्दीकी ने मीटिंग कर ली, मैंने खूब सुनाई। मैंने कहा कहले मेरी अहमद चुनाई से मेरी पार्किंग नहीं है। मैंने कहा ये CPCLC की पर्ची मेरे पास, ये पार्किंग किसी है, चुप। क्या हुआ? मैंने कहा इतने, उसी तक शेख सिद्दीकी ने ऑर्डर करते नहीं, 20 रुपये गाड़ी के 5 रुपये मोटरसाइकिल। वो थे कराची कमिश्नर, वो प्राइज़ों को कंट्रोल करते थे। शेख सिद्दीकी साहब खुद मार्केटों में आते थे, खुद फ्रूटों की दुकान में जाते, खुद गोशों की दुकान में जाते थे, चाहे डिप्टी कमिश्नर, उससे उसको मतलब वो मर्द का बच्चा था और डरता ही, तो वो छोड़ा क्यों? इन्होंने बोला कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, गलत काम नहीं कर सकता, उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, अभी हालिया में जब बारिशें हुई थी और बोल्डर मार्केट डूब गया था और वहाँ कई दुकानदारों को बड़ा पैमाने पर नुकसान हुआ है, उनका अदाला आज तक नहीं हो सका, तो आप क्या समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट को उनका अदाला पूरा करना चाहिए? करना चाहिए, करेंगे भी नहीं, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट 100% करना चाहिए। इनके कहना है, कौन सुनता है यहाँ पे? मैं बोला सोतेली माँ, कराची को सोतेली माँ समझा हुआ है। ये 95% टैक्स कराची देता है, 95% टैक्स कराची यहाँ से देता है और 70% वफाक में देता है। ना इमरान खान यहाँ देख रहा है, ना सिंध गवर्नमेंट देख रही है। अगर सिंध गवर्नमेंट को देखना चाहिए, सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, इसलिए पूरी इनकी हुकूमत यहाँ पे 12-13 साल से सिंध गवर्नमेंट यहाँ चला रही, हुकूमत चला है। इनको परवाह ही नहीं है, गड्ढे, रोड टूटे हुए, रास्ते टूटे हुए, नाले भरे हुए, सब कुछ, हर चीज़ है, इनको परवाह ही नहीं किसी चीज़ की। ये नासिर साहब से हमने बात करी, हमने सईद गनी से मीटिंग करी, हमने कराची कमिश्नर मीटिंग, हमने वज़ीर आला से मीटिंग करी, गवर्नर साहब से भी, गवर्नर साहब करे मेरे बस में नहीं है। 18वीं तरमीम, भाई अब आपके भर में तो आप गवर्नर क्यों बने हुए? इस सब बात
बातें बड़ी बड़ी। आप बताएं ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कराची के अंदर नहीं है। आप बस आप कर ये नाइंसाफ़ी नहीं है क्या? आप बताएं खैबर पख्तूनख्वा ने बना दिया, लाहौर में बना दिया, मुल्तान में बना दिया, इस्लामाबाद में बना दिया, कराची में नहीं है ट्रांसपोर्ट। मर रहे हैं लोग बसों में लेटर, पुरानी बीच खटारा बसें चल रही हैं। ये नाइंसाफ़ी नहीं है कराची वालों के साथ के? ये सोतेली वाला सुलूक नहीं है? ये कब तक चलेगा? ये आवाज़ उठ रही है, मीडिया भी आवाज़ उठा रही है, आवाम भी और ताजिब राजी भी इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। ये वज़ीर आला को, जरदारी साहब को होश के नाखून देना चाहिए। इस पर बिलावल साहब को सोचना चाहिए, नहीं आप कराची के काम करना चाहिए। कोई एहसान नहीं करेंगे, यहीं के पैसे यहीं लगाए, यहीं लगा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट तो ये समझती है कि हमें कराची से वोट ही नहीं मिलते, हमें सीटें नहीं मिलती, तो वो काम क्यों करेंगे? मेरे भाई अगर जो काम करेंगे सीटें भी मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी? काम करके पता 100% सीटें मिलेंगी, क्यों नहीं काम करते? करें, सबको सीटें मिलेंगी, किस लिए सीटें नहीं मिलेगी? काम की इज्जत है, काम नहीं करते। एक रोड बना दिया, अंडरपास बना दिया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं सब कुछ काम करें, ऐसा रोड का जाल बिछा दे या ट्रैफिक जाम ही ना हो। आप चाहे शारे पैसे पैर रखने जितने ट्रैफिक जाम जाते हुए डर लगते, जाएंगे किस तरह? ताई रोड पर ट्रैफिक जाम है, पंडोजा ट्रैफिक जाम, पूरा कराची का ट्रैफिक जाम, रोड टूटे हुए, खटारा रोड पड़े हुए, टूटे हुए रोड पड़े हुए, परवाह नहीं किसी को। कोई सुन, आपकी मीडिया दिखाते, आप कितनी मेहनत करते हैं, चैनल पर दिखाते, हर चीज़ दिखाते, किसकी सुनवाई हो रही है? कौन सुन रहा है? इस कान से उस कान से निकाल देते हैं। और आप भी क्या कर सकता है मुझे बताइए ना। तो आप क्या समझते हैं कि सिराज कासिम तेली जैसा लीडर आना चाहिए? बिल्कुल, सिराज कासिम सच्चा आदमी, खरा आदमी, दबंग आदमी। ऐसा मुंह पे बोलता था, पूछता था भाई तो मैं सबसे पहले मैं सिंधी हूँ। मैं जब 1947 में रूट्स भट के आया था, सबसे बड़े सिंधी था मैं। ये नहीं है सिंधी, हम आपको इसमें कोई कह नहीं सकता। लेकिन सिराज भाई दबंग आदमी, बोलने वाला सच्चा आदमी बोलता था। हम भी बोलते, खरी बात बोलते हैं, ये बात बोलनी चाहिए। सिराज भाई आदमी दूसरे पैदा होना चाहिए। जुबैर मोती वाले, आप भी बोले, सक के सम को बोलना चाहिए, डरने नहीं चाहिए। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये वजारत में आज है कल नहीं है, कोई नहीं फर्क पड़ता इससे। आप अपने आप को बोलो, सीधी सीधी रास्ते, सीधी सीधी बातें, अल्लाह आपको खुद ब खुद मदद करेगा इसमें। अगर इलियास भाई, जैसे आपने कहा कि सिराज कासिम तेली, एक बार फिर मैं वहीं आ रहा हूँ, सिराज भाई की तो किस्मत थी। तो मैं बार बार कहता हूँ कि मुख्तलिफ मार्केटों के चेयरमैन हैं जिनके पास 2-2, 2.5 दुकानें, अगर वही डट जाएं तो यकीन तो उनकी मार्केटों में तो काम होगा। कई ऐसी मार्केट है जो टूट फूट का शिकार है, पत्थर को पानी भरा हुआ है, मगर वहाँ ग्राहक नहीं आता, तो उस मार्केट का जो टैक्स आता है, तो वो लोग क्यों नहीं फिर फाइट करते हैं हुकूमत से? वो अपनी मार्केट के लिए खुद ही फाइट कर ले, क्यों टैक्स दे रहे हैं वहाँ पर? मेरे भाई ये सब चुप हो जा, बोलने वाली बात नहीं, खामोश हो जाते, आगे बढ़ते ही नहीं है बात। टैक्स तो आदमी सब कहते हैं यार, इस मामले में हम टैक्स के लिए बोलते चिल्लाते। प्रोफेशनल टैक्स, ट्रेड लाइसेंस टैक्स, 5,000 रुपये खांचा और 5,000 रुपये का चालान। हमने उसको पकड़ा है, मैं नाम नहीं, नाम हमने उसको पकड़ा नंगे हाथ, मेरे पर रसीद भी मौजूद है। 5,000 रुपये का ट्रेड लाइसेंस चालान कितने का? 1,500। 5,000 रुपये का चालान और 5,000 रुपये रिश्वत ली है उसने यहाँ पे, कई दुकानदारों से लिए सर रिश्वत यहाँ पे ही है, हमने नंगे हाथ पकड़ा है। ये इसी तरह सॉफ्टवेयर वाले हैं, चालान भी भर रहे हो, पैसे भी ले, रिश्वत भी ले रहे हैं, हर चीज़ में पैसे ले रहे हैं, खांचे ले रहे हैं। कोई बोलने वाले, हम शिकायत भी करते हो, चुप हो जाते हैं। भाई मेरे भाई जुल्म नहीं करो। आप बोले 2,000 का चालान बना दो, डायरेक्ट टैक्स ले लो, नहीं खांचा तो खांचे के बाद नहीं, 500 रुपये लेंगे, 1,000 रुपये चालान, कोई पैसे ले रहे हैं, सब पैसे खा रहे हैं। तो फिर आपकी जो ताजिर बिरादरी है वो फिर क्यों रोती है, क्यों मुतालबा करती है? जब तक पत्ता दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, तो फिर क्यों रो रहे हैं? भाई बहुत ही आदमी कम बोलते हैं, बताओ सच बात है, कोई ऐसा कम बोलता नहीं। जैसे मैं बताऊँ, कोई भी ऐसी बात नहीं बोलता, सच बात लोग खरी बात बोले, इसमें मजा है। भले हम टैक्स दे ना दे, हम पे कुछ भी हो, बात सच के डरते सामने अगले। ये तो मुंह पे बोलते, अभी मीडिया में चिल्लाना शुरू कर देगा, घबराते हैं बोल रहे, अभी मुंह पे बोल देगा, आगे तक बात पहुंचा देगा, जो बात खत्म हो जाएगी बात। मेरे भाई जितने भी डिप्टी डायरेक्टर है, ये बैठ के हमसे बात करें, हमसे बैठ के मीटिंग करें, एक फार्मूला कर ले कि साउथ के अंदर 1,000 रुपये का ट्रेड लाइसेंस का चालान है, कोई बस इसके चालान मौजूद, पूरा कराची एक ही है, सब पे 1,000 रुपये का जाम है। यहाँ तो करते क्या है, आपको गैली आपसे 3,000 रुपये, मेरे को गैली मुझसे 2,000, तीसों को 10,000 रुपये, किसी 5,000, 5,000 कहाँ से 2,000 कहाँ से दे दो, ये पैसे देकर काम चला रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जितनी ताजिर तंजीमें हैं जिन्होंने किसी ने अपने नाम से एक लाइसेंस ले लिया है या रजिस्ट्रेशन करा ली, तो कैंसिल होनी चाहिए ना? फिर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तेज मैं बोलता हूँ, हमारी ताई रोड में कितनी यूनियनें बनी हुई है, हमारे मॉल में कितनी यूनियन बनी चलने तो नहीं। हम तो बोलते सलाम वालेकुम नीचे, मैं तो बोलता मैं कल छोड़ दूंगा, मैं तो कल बोलता कल संभाल लो, हमसे कोई नहीं होता काम। हम किसी से भीख, किसी से पैसे नहीं मांगते, हमारे चंद हमारे दोस्त आपस में बैठ कर चलाते हैं इसको। इसका मतलब ये हुकूमत को पता है ना कि एक तारीख रोड यूनियन है, तो कमजोरी है।
यही तो कमजोरी है, यही तो कमजोरी है। मैं कुछ बात करता हूँ, वो कुछ बात करते हैं, यही तो कमजोरी, यही तो सबसे बड़ी बात है। इसी का तो फायदा उठाते हैं। एक पेज पे सारी यूनियनें आ जाए, इनको मजाल नहीं है कि साला एक आवाज़ में मार्केट बंद करो तो मार्केट बंद। इसी तरह एक आवाज़ पे सब आ जाए तो ईमानदारी से कहता हूँ पूरा कराची सुधर जाएगा। और सिंध गवर्नमेंट क्या, वफाक क्या बोलेंगे, नहीं भाई इनकी ताजी छोटी ताजीर में बहुत बड़ी ताकत है, हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। क्या आप समझते हैं कोई ऐसा कोई लीडर नजर आ रहा है ताजिरों में? कोई भी नहीं है। तो फिर तंजीम में क्यों बना रहे हैं? अल्लाह ताला चला रहा है इसको, बस जितनी खिदमत कर सकते इतनी खिदमत नहीं करेंगे तो हम घर पे जाके बैठ जाएंगे। तो फिर आप लोग इतनी बुलंद आवाज़ें क्यों करते हैं कि आपके सामने कर रहे हैं, हमारा हक है, ये बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। या कोई बुरा काम हो तो बुरे काम को रोकेंगे नहीं क्या? उसकी मर्जी रोके, आवाज़ तो लगा देंगे ना भाई। मैं नमाज पढ़ने चल भाई, वो नहीं पढ़े उसकी मर्जी को, हम आवाज़ तो लगा, हमारा फर्ज है ना मेरे भाई। नहीं हम फजर बंदी को सबको आवाज़ हो जाते हैं, मैं नमाज पढ़ नहीं पढ़ता, उसकी मर्जी को। मुबारक की आमद का सिलसिला जारी हो रहा है और अभी ये छोटे ताजिरों में अगर कोई लॉकडाउन लगा दिया जाता है, एक मिसाल है, तो आप सब बाहर आओगे तो हुकूमत को तो पता है कि सारे आला दल, तो फिर आपकी फरियाद कौन सुनेगा? मुझे लगता है अल्लाह करे अभी पाकिस्तान लॉकडाउन नहीं लगे। आप अपनी जगह सही है, मुझे उम्मीद है लोग टाइम का औसत 8 बजे का टाइम कर दे, लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। सिंध गवर्नमेंट को खुद को पता है कि ताजीब छोटी ताजीब है, बहुत परेशानी। मैं वज़ीर आला को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि कराची के लिए लॉकडाउन नहीं लगा, बड़ी इनकी मेहरबानी है। मैं जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी मेहरबानी की कराची के लिए सोच रहे, वो कराची के लिए सोचें और पूरे सिंध के लिए सोचें। इसलिए कि यहाँ इतना नहीं है, और छोटे ताजिब दाजी को SOP का ख्याल करना चाहिए, सब चीज़ें बात करनी चाहिए। साहब अगर रमज़ानुल मुबारक में आपको टाइम दिया गया 10 बजे का और 8 बजे का टाइम देते हैं, तो पूरे रमज़ान के अंदर कई ऐसे कारोबार हैं जो मगरिब के बाद शुरू होते हैं, तो फिर आप लोग क्या करोगे? नहीं तो मजबूर हो, फिर आप वो जल्दी खोलेगा, वो क्या करें? अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो आप कोई आदमी है डॉक्टर 10 बजे तक बैठता हुआ, पर टाइम ही 1 घंटा कर दे तो बोले भाई इससे पहले पहुंच जाओ उसके पास, तो 1 घंटे में निपटाना है। 8 बजे 9 बजे का टाइम, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि पब्लिक भी वो अपने टाइम से आएगी। मसले वाली बात नहीं, अगर सुबह से लेकर शाम तो अपने पूरा कर सकती है, शॉपिंग कर सकती है। ज़रूरी तो रात, अगर रात को 12 बजे तक खुलेगा रश नहीं होगा, रश कम ये होना चाहिए, बल्कि रात को 2 बजे तक खुले या रश नहीं होगा, अच्छा है। 2 शिफ्ट कर दो, वो अच्छी चीज़ है, इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम तो मुझे नहीं लगता है कि सिंध गवर्नमेंट जो है इस वक्त जो है वो सोच समझ के काम कर रही है। सिंध गवर्नमेंट ये चाहती है कि छोटे ताजिर ना परेशान हो, चाहे शहीद गनी हो, चाहे नासिर साहब हो, चाहे वज़ीर आला साहब हो, चाहे जरदारी साहब, चाहे बिलाल साहब, सोच रहे हैं कि वाकई में सिंध में लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, छोटे ताजिरों को छूट देने की बहुत अच्छी बात है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये हमेशा के लिए काम होना चाहिए। हमारे साथ तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के चेयरमैन इलियास मेमन साहब मौजूद थे और ये कहते हैं रमज़ान मुबारक के अंदर सिंध गवर्नमेंट को किसी तरह भी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए कि इससे पहले 2020 के अंदर जो लॉकडाउन लगाया गया और 15 रमज़ान के बाद खोलने की इजाज़त दी थी, तो उसके बाद कई लोग कर्जदार हो गए थे। चलते हम एक छोटे से ब्रेक के साथ, वो ब्रेक से वापस आएंगे और हम दूसरे ताजिर नासिर महमूद साहब भी हमारे साथ होंगे, उनसे करेंगे गुफ्तगू। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी आप मौजूद थे तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस से उनका ताल्लुक था और इस वक्त हमारे साथ दूसरे मेहमान नासिर महमूद, जिनका भी ताल्लुक जो है तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस से, और ये शोबे के एडवोकेट भी हैं, मगर तिजारत में भी इनकी बड़ी गहरी नज़र है, क्योंकि इनका भी वाबस्ता कभी कभार कहा जाता है ताजिरों से रहता है कि एडवोकेट हर शोबे से वाबस्ता होता है, चाहे वो क्रिमिनल हो और चाहे घरेलू मसले हों, उस सब पे एडवोकेट बड़ी नज़र रखता है। तो इस हवाले से ये तिजारत पे भी नज़र रखते हैं, क्योंकि अब कोरोना वायरस की लहर तीसरी आ चुकी है। तो इसी हवाले से बात है, मुख्तलिफ मार्केटों में जो पार्किंग का बड़ा इशू है और ये एडवोकेट है तो इनकी नज़र पार्किंग के हवाले से भी होती है। तो नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतलब ये बताइएगा कि मुख्तलिफ मार्केटों में पार्किंग का बड़ा इशू उठ रहा है, हर जगह पर जो डबल पार्किंग हो रही है, जबकि KMC की तरफ से एक पार्किंग लगाने की इजाज़त है, मगर पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जाम होता है। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? ये बात कर रहा था मेन, जैसे तारिक रोड पे जो है पार्किंग का, जब आपने जो सवाल किया कि पूरे कराची में मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पार्किंग का मसला है, जो ट्रैफिक का मसाइल है, वो पूरे कराची में है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कराची में ख़ास तौर पे तारिक रोड, जो कि कराची का पैराडाइज शॉपिंग सेंटर है और ये दिल है तारिक रोड शॉपिंग के लिहाज से, तो यहाँ पर लोगों का हजूम बहुत ज़्यादा रहता है रमज़ान के मौके पे। तो यहाँ पर मेरी जो है एडिशनल IG साहब से और IG साहब से जो है आपके तवस्सुस से उनसे रिक्वेस्ट है कि जो है यहाँ पर जो है स्पेशल नफरी भेजी जाए ट्रैफिक के हवाले से और उसको कंट्रोल किया जाए और अवेयरनेस दी जाए लोगों को कि जो है मेन रोड पे डबल पार्किंग ना की जाए। इसी तरह मैं जो है IG साहब से जो है
फ़िरोज़ाबाद थाने के हवाले से बात करूँगा, जो हमारे साथ हमेशा कोऑपरेट करते हैं, तो उनको थाने में स्पेशल फोर्स दी जाए उनको, ताकि वो जो है यहाँ पर अमन व अमान के मसले को जो है बरकरार रखें और किसी भी किस्म का मिसहैप ना होने दें यहाँ पर। और मैं ये भी चाहता हूँ कि तारिक रोड जो है पीसफुल और इस तरह चले कि लोग जो है यहाँ पर आएँ। महमूद साहब, ये तो आप तारिक रोड की बात कर रहे हैं, पूरे शहर कायद के अंदर आपने कहा जहाँ मार्केट में डबल पार्किंग है, 3 पार्किंग लगी हुई है, तो वहाँ पर क्या इकदाम होने चाहिए? वो भी तो इकदाम होने चाहिए कि जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा है। जो बात मैं कह रहा हूँ अपने तारिक रोड के लिए, वही मैं सबके लिए सोच रहा हूँ। सबके लिए भी यही होना चाहिए जो कि तारिक रोड के लिए हो रहा है। तो डबल पार्किंग ना हो, नफरी दी जाए, और वहाँ पर जो है किसी भी किस्म की जो है डबल पार्किंग ना हो, और जो गाड़ी जाए उनको फ़ौरन लिफ्ट आउट कर लिया जाए। कई मार्केट ऐसी हैं कि जहाँ पार्किंग के नाम पे पर्चियाँ दी जाती हैं, वो पर्चियाँ जो होती हैं वो पर्चियाँ तो हुकूमत की नहीं होती हैं। यहाँ एक्चुअली हुकूमत की नहीं होती, ये ठेके पे दिया जाता है। यहाँ पर जो मेन KMC है जो देते हैं यहाँ पर। एक तो लोगों को कानून नहीं पता यहाँ पर कि 9 बजे के बाद जो है पार्किंग जो है अलाउ, मतलब पर्ची अलाउ ही नहीं है। कोई भी कार पार्किंग वाला जो है आपके 9 बजे के बाद आपसे पैसे नहीं ले सकता। लेकिन ये रात 11 बजे तक खड़े बैठे रहते हैं और ये बाकायदा ठेके पे जगह लेते हैं, और फीज बंदा जो है इनको एक जगह अलॉट की जाती है कि इस जगह से लेकर इस जगह तक मेरा है, इधर से लेकर इधर तक है। जो कोई इलाका 2,000 रुपये, कोई 3,000 रुपये, कोई 1,500, इस तरह से ठेकेदार उनको अलॉट करते हैं। और पर्चियों की कोई हैसियत नहीं है, ये सब डमी, सब मिल मिला के आपस में खाते हैं। अच्छा चलिए, तो हम कर रहे थे पार्किंग की बातें। रमज़ानुल मुबारक की आमद का सिलसिला है, महंगाई का एक पहाड़ गरीबों पर, तो इस बारे में क्या कहेंगे? इसमें देखें ना, जो जिस तरह की से महंगाई है, ये तो जिस तरह से जो महंगाई है तो कोई चीज़ छुपी भी नहीं है इसमें। इसके लिए तो जो है वफाक को जो है ख़ास तौर पर यूटिलिटी जो स्टोर्स हैं वहाँ पर सब्सिडी देनी चाहिए इन्हें। ख़ास तौर पर जैसे रोटी 15 रुपये की हो गई है। अब पहले कोई राशन जो है 1,000 आदमी को डिस्ट्रीब्यूट करता था, कोई NGOs या कोई ऑनर या मुख्तलिफ लोग करते। अब वही राशन सिर्फ 700 लोगों को बांटा जा सकेंगे। उनके तो फ़ंड वही हैं, उनके तो इस तरह क्या हो रहा है कि राशन के अंदर भी महंगाई इतनी हो गई है कि पूरे जितने जो हकदार हैं, जितने लोग हैं, उन तक वो पहुंच नहीं सकेगा। अगर हमारे पास फर्ज करें 5,000 की गुंजाइश है तो हम 3,000 तक दे सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकेंगे। अच्छा ये बताइएगा, कोरोना वायरस की तीसरी लहर है, और अगर वफाकी और सिंध हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर आ जाता है कि रमज़ानुल मुबारक में या तो मार्केटों में टाइम कम किया जाए, या अगर लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाता है, तो फिर उस पर आप लोगों के ताजिरों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? ये तो जब वक्त आएगा जब बात होगी, ये वक्त से पहले की बातें हैं। लेकिन बात ये कि अगर किसी, अब तो रमज़ान है, ये पूरा साल का जो है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं दुकानदार। अब इसके अंदर हम जो है किसी भी तरीके से जो लॉकडाउन कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके अंदर ये है कि हमारी प्रपोजल ये हमारी कि इनको जो है 24 आवर तो खोलनी जाए दुकानें, ताकि रश ना हो, जिसको जब दिल चाहे आए और शॉपिंग कर लें। रमज़ान में तो जो है कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं करेंगे। इसलिए लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा इनके साथ दूसरे लास्ट 10 दिन इनको मिले दुकानदारों को, जो इनके लिए नाकाफ़ी थे। और SOPs अब तो ये हमें सब साथ चलना है। अब तो कोरोना के साथ सबको चलना है, तब सब यूज्ड टू हो गए हैं। अब ऑटोमेटिक सबके सब मास्क भी पहन रहे हैं। SOPs का भी यहाँ पर तारिक रोड पे कोई भी मॉल, कोई भी शॉप ऐसी नहीं है जहाँ पर विदाउट मास्क के कोई इंटर हो सके। अच्छा, जैसे कि अभी 10 बजे का टाइम है, और रमज़ानुल मुबारक में भी अगर ये टाइम रहा तो ईद के दौरान आपको पता है कि जितनी मार्केट है, तो फिर उसका क्या होगा? ये नाकाफ़ी है। इससे जो है दुकानदार, इससे जो होल सेलर हैं वो भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, जिन्होंने माल दे रखा है, जो ईद के लास्ट वीक में आते हैं रिकवरी के लिए, उनको भी नहीं मिलेंगे। होल सेलर भी और दुकानदार भी और शहरी भी सब पिसेंगे इसमें, सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे और सब के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ये बताइए कि जैसे कि फूड स्ट्रीट है, यकीनी तौर पर रमज़ान में वो तरावियों के बाद खुलती है, लोग तहरी करने भी आते हैं, तो उनको तो बड़ा नुकसान होगा। फिर उनके लिए क्या होगा? फूड स्ट्रीट जो है वो तो आउटडोर रखी है इन्होंने, पहले भी चल रही थी, अब भी चलती रहेगी। उसके अंदर अभी तक कोई किसी किस्म का लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि अब आउटडोर जो है, आप जो है नासिर साहब 10 बजे बंद करने का कारोबार किया गया है ना, 10 बजे। अगर 10 बजे के बाद तो फूड स्ट्रीट नहीं खुल सकती, तो शहरियों में फिर क्या करेगी? शहरी के अंदर प्रॉब्लम तो में सब आएंगे ही। कई हज़ार मुलाजिम फारिग हो जाएंगे, और बेशुमार होंगे, जिसमें फूड पांडा वाले घूमते हैं, और जो जिसके हज़ारों बाइकें में घूमते हैं, और जो जिनकी हैं मेन रेस्टोरेंट्स हैं जो पूरे इंतजाम करते हैं, वो सब उनका लॉस हो जाएगा। जो पूरे साल पे डिपेंड करते हैं, सब लॉस में जाएंगे, सब परेशान होंगे। और इमरान खान ने भी कहा है कि जी लॉकडाउन हम नहीं कर रहे, तो वो लॉकडाउन जो है वो ना अगर करें। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, और मगर ये कि जब कोरोना की एक तादाद बढ़ती चली जा रही है तो वो तो खुद मजबूर रहेंगे, तो उस पर क्या होगा? नहीं, लॉकडाउन की तादाद जो है, देखें, इस जैसे अभी सिंध गवर्नमेंट ने भी, वफाक ने भी कहा है कि जिस इलाके के अंदर
अगर SOPs की जो है खिलाफ वर्जी हो रही हो, जहाँ पे कोरोना के ज़्यादा केसेस हों, तो उनको आप मखसूस इलाके, हर नहीं मखसूस इलाकों को जो है आप उस पर लॉकडाउन कर दें, स्मार्ट लॉकडाउन वो कर दी जाए। जैसे तारिक रोड है, ये तो पूरा शॉपिंग के आते हैं, कस्टमर आते हैं और बाकायदा दुकान में आते हैं, SOP के साथ आते हैं, मास्क ला के आते हैं। तो हर दुकानदार ने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया हुआ है, सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, हर तरह से मस्जिद के अंदर गेट थ्रू सैनिटाइज़र लगा रखे हैं। तो SOP से तो हम 2 साल से आदी हो गए हैं। तारिक रोड और दीगर जो मार्केट है वहाँ खचाखच भरी होती, तो वहाँ तो SOP से ख्याल नहीं किया जा रहा, तो उस पर भी ताजिर क्यों शोर करते हैं? नहीं, ताजे तो फिर वहाँ के लोग करेंगे, उनको चाहिए ना कि अवेयरनेस दें कस्टमर को, और जो है वहाँ पर SOPs के उनके ऊपर एक तो सब यूज्ड टू हो गए, 2 साल होने वाले हमें, अब तो सब आदी हो गए मास्क पहनने के भी और अपने जितना जो सैनिटाइज़र के भी सब यूज़ टू हैं इस वक्त। अब किसी को जो है बताने की ज़रूरत भी नहीं है और इंशाल्लाह सब अमल दमल करेंगे इसके ऊपर, और इसको SOPs के साथ किसी चीज़ को भी बंद ना किया जाए। अब देखें गवर्नमेंट का जो है क्राइटेरिया ऐसा है, ना समझने वाली बात है। आतिफ असलम का एक कंसर्ट होना था, तो उसके अंदर जो है वो DC ने लास्ट मोमेंट के अंदर 1 आवर्स पहले उसको जो है कहा कि ये नहीं होगा। अब इसी तरह 3 दिन से कैटल शो हो रहा है जहाँ पे लाखों आ रहे हैं। आतिफ असलम का तो कंसर्ट सिर्फ जो है 2 से 3 घंटे का था और वहाँ पर मुश्किल से 2 से 3 हज़ार लोग आ रहे थे। यहाँ तो लाखों लोग आ रहे हैं कैटल शो में, 3 दिन से कंटिन्यू चल रहा है। अब इनका क्राइटेरिया क्या है, ये चाहते क्या है, इनका खुद क्या चाहते हैं कि इनको SOP किस तरह इस्तेमाल की जाए? इनको खुद नहीं पता होता कि हमने क्या करना है, इन्हें खुद नहीं पता होता। इन्हें पहले लोगों से बात करें, यहाँ के यूनियन से बात करें कि जी हमने जो है ये इस तरह करना चाह रहे हैं, आप हमारे साथ बैठे हैं, हमारे से मशवरत करें और हमारी बगैर मर्जी के दुकानदारों की जो यूनियन की उनकी मर्जी के बगैर कोई एकदम ना उठाएं। इस तरह जो है हम भी मज़ामत करेंगे उनके खिलाफ। नासिर साहब, यासीन हुकूमत या सो ताजिरों तो इसलिए मुशावरत नहीं करती कि आपके यहाँ धड़े होते हैं और हर आदमी लीडर बना हुआ है, तो उन्हें तो ये पता कि इनमें इत्तेफाक नहीं है, जिसकी वजह से वो आप लोगों से मशावरत तो करते होंगे, इधर से सुनी इधर से निकालती, तो यही नहीं। ऐसा नहीं है, बात ये है कि धड़े बने हुए, इससे एग्री, धड़े की बात नहीं। देखें यूनियन जो है ना, पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी भी है, PTI भी है, MQ, कितनी जमातें हैं, तो इसी तरह जो है जमातों का तो कोई इसमें है नहीं। यूनियन जितनी बन जाए इससे कोई इशू नहीं है, 50 यूनियन बन जाए इससे क्या होता है? ऐसे तो हम कहेंगे कि शहर पाकिस्तान का जो ये मसला जो है सियासतदान ख़त्म कर दें, एक यूनियन एक खाली रखें पीपल्स पार्टी या PTI, ये नहीं होता। यूनियन का हक सबको है और जमहूरी मुल्क है ये। वो मार्केट की अपनी एक यूनियन होती है, तो वो तो एक है। अब मुख्तलिफ दलों में बड़ी यूनियन धड़े नहीं कहेंगे इसको आप, सबका हक है, सब अपनी यूनियन बनाए, सबका हक है, कोई इसमें नहीं काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा मसला होगा तो हम जितने भी धड़े बने हुए हैं वो हम सब एक प्लेटफॉर्म पर जम हो जाते हैं और हम सब एक पेज पर होकर आवाज़ उठाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं देखने में ऐसा हो रहा है। वो जो है इंतज़ामिया जो है वो चाहती है, जैसे जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया कि डिवाइडेड रूल जो है वो इस्तेमाल करती हैं, जानबूझ के वो इस तरह करती हैं। नासिर साहब, आपके तमाम ताजिरों की जो एक यूनियन है, बड़ी से बड़ी आपस में मिल के कई मुजाहरे किए, आज तक उनके एक मुतालबा तो हुकूमत ने माने नहीं, तो फिर काहे की ताजिर तंजीम है? इसका मतलब क्या, आप क्या चाहते हैं कि हम जाके उनके साथ लड़ें? हम तो, हमारा तो काम जमहूरियत है, हम तो एहतजाज करें, हमारा काम है एहतजाज करना। तो आप अपने हुकूक के लिए लड़े ना, आप करोड़ों रुपए का टैक्स दे रहे हैं, टैक्स देने के बावजूद भी आप बताएं हम किस तरह लड़ें? हम एहतजाज करते हैं, हम तो हम जब एहतजाज करते हैं तो हम गमला में टूटता हमारे पास से। हम अब कानून को अपने हाथ में नहीं लेते, हम जो भी काम करते हैं कानून के दायरे में करते हैं और हम नहीं चाहते, हम तो हमारा काम तो जो है जमहूरियत, हम लोगों की जमहूरियत का मतलब ये लोगों की बातें आगे कन्वे करना। आप कानून के मुताबिक क्या करते हैं? कानून के मुताबिक ये क्या आसिन हुकूमत को कोई नोटिस भेजते हैं कानून के मुताबिक? उनसे बात करते हैं, अगर वो नहीं होगा तो कोर्ट में, अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो कोर्ट में जाएंगे। तो आप तो 50 दफा आपकी बात नहीं मानी गई है, कोर्ट में अब नहीं हुआ तो हमने लाहमत अपना जो भी तैयार कर लिया, अब कोई भी होगा हम कोर्ट क्या कर लिया। एक मिसाल के तौर पे हमारी देखिए, 50,000 रुपये पे एक कहा गया था कि शनाख्ती कार्ड लाएगा, 50,000 पे खरीदारी करेगा। आप लोगों ने एहतजाज किया, शब्बर दे दी तो साबिक चेयरमैन ने जी, वो टैक्स अभी तक खत्म नहीं हुआ और ताजिर पेमेंट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, तो ताजिर कोर्ट क्यों नहीं गए? तो क्यों नहीं खत्म करा रहे? गए थे कोर्ट। कब गए? कोर्ट गए थे। कौन ताजिर गया, किसने कराई? हमारे जो है पूरी जो सबने मिलके कोर्ट। कौन से सब है स्टे ले लिया था उसी वक्त। तो कौन सी भाई, कौन सी ताजिर तंजीम में गई है तो बता दो। कराची की तंजीम में जो गई है, कौन सी ताजिर तंजीम में? कराची कौन सी? मैं आपको उसका लेटर शो दिखा दूंगा आपको। कौन सी ताजिर तंजीम गई थी ये तो बता दो, किसी एक ताजिर तंजीम का नाम बता दो भाई। जैसे सारे गए थे, अलियास भाई, अलियास तारिक रोड वाले गए थे और दूसरे मिलके गए थे। कहाँ गए थे? वहाँ पे एहतजाज जो बकायदा रिकॉर्ड के गवर्नर हाउस में सब जगह रिकॉर्ड, सब जगह बकायदा एप्लीकेशन लगाई, रिसीविंग हमारे पास। उन्होंने कानूनी हक क्या इस्तेमाल किया?
हम चाहते हैं ना कानून, लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना, दुकानदारों को अवेयरनेस नहीं है। नासिर साहब, मैं तो कहता हूँ कि फौरी कोर्ट पे जाएं, मेरी अपनी राय है। नासिर साहब आपके तारीख जो है वो अपने हुकूक के लिए नहीं लड़ते, वो सिर्फ तस्वीरें बनाने जाते हैं। नहीं ऐसा अगर नहीं हुकूक है। के लिए लड़ते होते तो टैक्स खत्म हो जाता। नहीं, शब्बर जैदी साहब चले गए, टैक्स अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है नहीं चल एक साल के, वो तो सिर्फ आपको कहना नहीं हुआ वो तो है, किसी वक्त भी ऐलान कर देंगे, वो कर देंगे, किया नहीं है। ये तो क्या है, मैंने तो आपको बताया ना, इंतज़ामिया जो है, डीसी जो है, गेजेट कमिश्नर जितने भी हैं, इंतज़ामिया को खुद नहीं पता हमने क्या करना है, इन्हें अपना कुछ पता, इन्हें खुद ही नहीं पता। आप तो ताजिरों कह रहे हैं, इंतज़ामिया को खुद अपना नहीं पता कि वो क्या करना चाहते हैं, उन्हें खुद नहीं पता। अच्छा ये बताइएगा कि चलो कोरोना वायरस की तीसरी लहर आई है, तो आप क्या आवाम को पैगाम देना चाह रहे हैं? भाई मेरा पैगाम तो ये है कि तीसरी लहर जो है वो पिछली जो 2 लहरें उससे ज़्यादा असरअंदाज हो रही हैं और बहुत तेज़ी से लग रही हैं। तो हमें जो है ख्याल करना चाहिए और SOP का इस्तेमाल करें, इसको रहें तो कुछ भी नहीं होगा। SOP और जो 60 साल से ज़्यादा के जो हैं अवाम, उनको चाहिए अपना वैक्सीनेशन कराएं और टाइम पर जाएं और उनकी डबल डोज लगवाएं और इसी तरीके से जो है अपने रजिस्ट्रेशन कराएं और जो वैक्सीन का सिस्टम है वो करवाएं और जो SOP का इस्तेमाल करें। और ये तो चलता रहे, कब तक चलेगा हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें जो है इसके साथ ही ज़िंदा रहना है, इसके साथ ही रहना है। इससे ये ना हो कि लोग भूखे मर जाएं और अपने कारोबार को बंद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे साथ तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के अहदेदार नासिर महमूद साहब मौजूद थे और यकीन तौर पर कहा जा रहा है कि तमाम तारीख तंदी में एक हो जाएंगी तो हम हुकूमत से अपने तमाम मुतालबात मनवा लेंगे। जबकि रमज़ानुल मुबारक की आमद का भी सिलसिला है और शहर कायद के अंदर यकीनी तौर पर लॉकडाउन नाफिज तो नहीं किया जा सकता, मगर हुकूमत का कोई भरोसा नहीं किस वक्त वो लॉकडाउन लगा दे और ताजिरों को नुकसान पहुँचा दे। मार्केट बताइए आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, हम नए मेहमान के साथ आइंदा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।